एक ऐसे शासक की कल्पना करना सच में बहुत रोमांचक है जिसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया हो, एक भीषण और रक्तपात से भरा युद्ध जीता हो जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया हो, और और फिर इतिहास में पहली बार विजय के ठीक बाद अपनी मर्जी से युद्ध को ही त्याग दिया हो। बिल्कुल, शांति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जरा एक ऐसे शाही दरबार के दृश्य के बारे में सोचना भी कितना अजीब लगता है, जहां सम्राट की सुरक्षा के लिए खास तौर पर हथियारबंद महिलाएं तैनात की गई हों। और जब सम्राट बाहर निकले तो उनके सिर के चारों ओर प्रशिक्षित तोतों का एक पूरा झुंड मंडराता रहे। बिल्कुल सही। ये किसी फैंटेसी उपन्यास की कहानी नहीं लग रही है, बल्कि हमारे अपने इतिहास का एक बेहद वास्तविक अध्याय है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम प्राचीन भारत के सबसे प्रभावशाली मौर्य साम्राज्य पर विस्तार से बात करेंगे। हाँ, और सम्राट अशोक के उस अनोखे शासन और उनके प्रसिद्ध धम्म के बारे में भी। और मौर्य काल के पतन के बाद भारत में जो बड़े बदलाव आए, हम उन पर भी गौर करेंगे। हमारा मिशन आज उन ऐतिहासिक स्रोतों के जरिए, मतलब जो प्राचीन नक्शे हैं या पत्थरों पर उकेरे गए शिलालेख और विदेशी राजदूतों की यात्रा वृत्तांत हैं, उनके जरिए ये समझना है कि उस दौर में सत्ता और मानवीय सोच में इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कैसे आया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब उस दौर में हुआ जब ताकत का मतलब ही क्रूरता माना जाता था। इन स्रोतों को गहराई से देखने पर हमें पता चलता है कि ये केवल एक भौगोलिक विस्तार की कहानी नहीं है। सही बात है। ये सत्ता के मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत बड़ा मौका है। जब हम मौर्य साम्राज्य को देखते हैं तो हम दुनिया के सबसे पहले और सबसे जटिल प्रशासनिक प्रयोगों में से एक को देख रहे होते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विशाल साम्राज्य के ढांचे की। आज के हमारे नक्शों को देखने पर स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य का फैलाव कितना व्यापक था। बहुत ही विशाल फैलाव था। हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण नगर थे। एक तरफ राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो सत्ता का मुख्य केंद्र था। फिर मध्य भारत में उज्जैन था, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण शहर था। और उत्तर पश्चिम में तक्षशिला था, जो मध्य एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता था। बिल्कुल। जब हम इतने बड़े पैमाने पर सत्ता के विस्तार को देखते हैं तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि इतने विशाल साम्राज्य को चलाना किसी सामान्य राज्य को चलाने जैसा बिल्कुल नहीं था। एकदम सही कह रहे हैं आप। साम्राज्यों को चलाने के लिए एक अभूतपूर्व नौकरशाही और संसाधनों की आवश्यकता होती है। साम्राज्य की रक्षा के लिए एक विशाल सेना चाहिए थी और कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की एक बड़ी फौज खड़ी करनी पड़ी होगी। हाँ, तो ये सब एक जगह से तो नियंत्रित नहीं हो सकता था ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक काम था। जरा सोचिए, उस समय ना तो कोई आधुनिक संचार व्यवस्था थी और ना ही परिवहन के साधन, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। मतलब अलग अलग हिस्सों में प्रशासन का तरीका अलग था। हाँ, राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा और बहुत सख्त नियंत्रण होता था। किसानों या व्यापारियों से कर वसूलने के लिए राजा सीधे अधिकारियों की नियुक्ति करता था। और ये अधिकारी बहुत ताकतवर होते होंगे। बहुत ज्यादा। वे केवल कर ही नहीं वसूलते थे, बल्कि राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को अत्यंत कठोर सजा भी देते थे। इन अधिकारियों पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ तक्षशिला या उज्जैन जैसे दूरदराज के प्रांतों में स्थिति अलग थी। वहां तो राजकुमारों को राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। हाँ, वहां पाटलिपुत्र जितनी सख्ती काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां स्थानीय परंपराओं और नियमों को काफी हद तक माना जाता था। ये एक बहुत ही व्यवहारिक कूटनीति थी। ये सच में एक बहुत ही सोची समझी रणनीति लगती है। और ये भी दिलचस्प है कि साम्राज्य के हर हिस्से से सिर्फ एक ही तरह का कर नहीं आता था। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग तरह के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उस प्राचीन अर्थव्यवस्था में कर और नजराने के बीच का जो बारीक अंतर था, वो सत्ता के लचीलेपन को दर्शाता है। कर और नजराना, इसमें मुख्य अंतर क्या था? देखिए, कर वो था जो नियमित ढंग से और अनिवार्य रूप से इकट्ठा किया जाता था, जिसके लिए अधिकारियों की पूरी फौज थी। लेकिन नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मतलब एक तरह से स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार। हाँ, अगर हम उस दौर के दस्तावेजों पर नजर डालें तो उत्तर पश्चिम का इलाका अपने बेहतरीन कंबलों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था।
लोग स्वेच्छा से या नाम मात्र की स्वेच्छा से ये चीजें नजराने के रूप में पेश करते थे। और जो लोग जंगलों में रहते थे उनका क्या? वे शासन की नजरों में काफी हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन उनसे भी ये उम्मीद की जाती थी कि वे नजराने के तौर पर हाथी या लकड़ी या शहद और मोम जैसी अहम चीजें लाकर दें। ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह काम कर रही थी और इस मशीन के बिल्कुल केंद्र में बैठे थे सम्राट। बिल्कुल, सम्राट ही सब कुछ थे। मेगास्थनीज, जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, उन्होंने सम्राट के जीवन का जो विवरण दिया है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगता। उनका विवरण सच में बहुत हैरान करने वाला है। श्रोताओं के लिए जानना बहुत रोचक होगा। जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी। सम्राट एक सोने की पालकी में सवार होते थे। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे विशाल हाथियों पर चलते थे। और वो तोतों वाली बात। हाँ, सबसे रहस्यमयी बात, कुछ अंगरक्षक अपने साथ बड़े बड़े पेड़ लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो लगातार सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। ये दृश्य एक ही समय में कितना भव्य और कितना डरावना रहा होगा। इस भव्यता के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान छिपा था। मेगास्थनीज का विवरण हमें उस दौर के राजाओं के हत्या के निरंतर डर के बारे में बताता है। पारानोया, हमेशा डरे रहना। हाँ, सत्ता जितनी बड़ी होती है उसे खोने का डर उतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए उनके आसपास हमेशा विशेष रूप से प्रशिक्षित और हथियारबंद महिला अंगरक्षक तैनात रहती थीं। जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही असामान्य था। बिल्कुल। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे ताकि जहर की पुष्टि की जा सके। और सम्राट लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे ताकि कोई हत्यारा उनकी दिनचर्या का पता न लगा सके। ये तो सत्ता की बहुत भारी कीमत थी। और जिस शहर से ये सब नियंत्रित होता था, पाटलिपुत्र, जो आज का आधुनिक पटना है, वो भी वास्तुकला का एक अजूबा था। ये एक विशाल दीवारों से घिरा हुआ एक खूबसूरत नगर था। हाँ, जिसमें 570 बुर्ज और 64 भव्य द्वार थे। सोचिए, घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने होते थे और राजा का महल भी मुख्य रूप से लकड़ी से बना था, जिसे पत्थरों की शानदार नक्काशी से सजाया गया था। यह प्राचीन भारत की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना था। लेकिन फिर इस सख्त और हमेशा सतर्क रहने वाले साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरे उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक। हाँ, और अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने बड़े बड़े पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश सीधे जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। उनके ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं ताकि आम लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम कलिंग युद्ध की बात करते हैं। कलिंग, जो आज के तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, वो पूरे मौर्य इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए जो युद्ध लड़ा, उसके आंकड़े आज भी सिहरन पैदा कर देते हैं। ऐतिहासिक स्रोत बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि उस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। 1 लाख से ज्यादा लोग। आज से 2300 साल पहले के समय में, जब दुनिया की आबादी भी बहुत कम थी, युद्ध के मैदान में 1 लाख लोगों का मारा जाना किसी प्रलय से कम नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी संख्या में लाशें और इतना खून, ये कल्पना से भी परे है। यही वो दृश्य था जिसने अशोक को भीतर तक तोड़ दिया। अशोक के अपने ही शिलालेख में उनके हृदय परिवर्तन का जो वर्णन है, वो विश्व इतिहास का एक अत्यंत दुर्लभ दस्तावेज है। आमतौर पर तो युद्ध जीतने के बाद एक राजा जश्न मनाता है, अपने जीत के स्मारक बनवाता है। बिल्कुल, लेकिन अशोक को अपार दुख हुआ। अशोक ने अपने शिलालेख में बड़ी ही ईमानदारी से लिखवाया कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं मरते, हाँ, बल्कि निर्दोष लोग, ब्राह्मण और वे लोग भी मारे जाते हैं जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों और दासों के प्रति बहुत दयावान होते हैं। इस रक्तपात में लोग अपने सबसे प्रियजनों को खो देते हैं। और इस भयानक पश्चाताप ने अशोक की विचारधारा को जड़ से बदल दिया। उन्होंने फैसला लिया कि अब वे सैन्य बल की जगह धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतेंगे। धम्म, जो कि संस्कृत शब्द धर्म का ही प्रकृत रूप है। उन्होंने पत्थरों पर ये संदेश लिखवाया ताकि उनके बेटे और पोते भी भविष्य में कभी युद्ध का विचार न करें। ये एक सम्राट का पूर्ण रूप से शांतिवादी हो जाना था।
तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर अशोक का ये धम्म था क्या? क्या ये कोई नया धर्म थोपा जा रहा था? नहीं, हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अशोक के धम्म में किसी विशेष देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। तो फिर ये क्या था? अशोक को लगता था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही ये एक शासक का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को सही और नैतिक रास्ता दिखाए। वे भगवान बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रेरित थे। अगर हम इसे उस समय के समाज से जोड़कर देखें तो ये और भी साफ हो जाता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो हमें उस समय के समाज की वास्तविकताओं को समझना होगा। अशोक का साम्राज्य बहुत विविध था, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिसके कारण टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। और जानवरों की बलि चढ़ाने की प्रथा भी बहुत आम थी उस समय। हाँ, और दासों और नौकरों के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया जाता था। परिवारों और पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि केवल कर वसूलना और कानून थोपना काफी नहीं है। मतलब इन सामाजिक समस्याओं का समाधान करना उनका प्राथमिक कर्तव्य था। धम्म वास्तव में एक नागरिक आचार संहिता थी, जिससे समाज में शांति और करुणा स्थापित हो सके। और इसे लागू करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। ये लोग जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेशों को साम्राज्य के कोने-कोने में पत्थरों और स्तंभों पर खुदवा गया। और चूंकि उस समय बहुत से लोग पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनपढ़ लोगों को राजा के संदेश जोर-जोर से पढ़कर सुनाए जाएं। और ये सब केवल नैतिक उपदेशों तक सीमित नहीं था। लोक कल्याण के लिए अशोक ने जो काम किए, वे आज के आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से मेल खाते हैं। जैसे कि उन्होंने व्यापार और यात्रा को सुरक्षित करने के लिए बेहतरीन सड़कें बनवाईं और जगह-जगह कुएं खुदवाएं। और सबसे क्रांतिकारी बात, उन्होंने केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों की चिकित्सा के लिए भी अस्पतालों की व्यवस्था की। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जानवरों के लिए अस्पताल बनाना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और अशोक की ये सोच केवल उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं रही। उन्होंने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए सीरिया और मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे देशों में भी अपने दूत भेजे। यह एक तरह की प्राचीन सॉफ्ट पावर कूटनीति थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अशोक के बारे में लिखा था कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेहरू जी का ये कहना बिल्कुल सच है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अशोक का ये संदेश सुरक्षित कैसे रहा। अशोक के शिलालेखों में जिस ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था, वो आज की आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियों की जननी है। चाहे वो हमारी हिंदी की देवनागरी हो, बांग्ला हो, मलयालम हो या तमिल हो, इन सभी लिपियों का जन्म उसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये एक सांस्कृतिक निरंतरता का बहुत बड़ा उदाहरण है। इस सांस्कृतिक विस्तार के साथ साथ हमें समकालीन दुनिया पर भी नजर डालनी चाहिए। जिस समय लगभग 2400 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य एक नई ऊंचाई छू रहा था, ठीक उसी समय चीन में एक अलग तरह का निर्माण शुरू हो रहा था। हाँ, चीन के सम्राटों ने अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। बिल्कुल। ये दीवार उत्तरी सीमा की पशुपालक और खानाबदोश लोगों से रक्षा करने के लिए बनाई जा रही थी। यह लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। जरा सोचिए, एक तरफ चीन के सम्राट हैं जो खुद को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए 6400 किलोमीटर लंबी पत्थर की एक भौतिक दीवार खड़ी कर रहे थे। वो खुद को दुनिया से अलग कर रहे थे। और दूसरी तरफ भारत में अशोक हैं जो सीमाओं को लांघकर धम्म और शांति की एक अदृश्य दीवार बना रहे थे। एक दृष्टिकोण पूरी तरह से रक्षात्मक और डर पर आधारित है, जबकि दूसरा खुला और करुणा पर आधारित है। ये सचमुच एक बहुत ही विचारणीय कंट्रास्ट है, लेकिन इतिहास का सच ये भी है कि हर साम्राज्य का एक अंत होता है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हाँ, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का राजनीतिक नक्शा छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में हिंद यवन राजाओं का शासन आया। फिर शकों और कुषाणों ने सत्ता स्थापित की। उत्तर में शुंग और कण्व वंश आए, पश्चिम में सातवाहन और दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य राजाओं का उदय हुआ। उपमहाद्वीप पूरी तरह से विभाजित हो गया था,
लेकिन ये समय पतन का नहीं था। मौर्यों के बाद के ये 500 साल भारत के लिए एक अभूतपूर्व आर्थिक बूम का समय था। मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आई। हाँ, ये वो समय था जब सिल्क रूट जैसे वैश्विक व्यापारिक रास्तों का विकास हुआ। भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी का केंद्र बन रहा था। और दक्षिण भारत के पत्तन यानी बंदरगाह रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गए थे। रोमन जहाज भारी मात्रा में सोना लेकर आते थे और यहाँ से काली मिर्च और मसाले लेकर जाते थे। कृषि का भारी विस्तार हुआ, नए शहर बसे और इस दौर में अर्थव्यवस्था में सिक्कों का व्यापक इस्तेमाल शुरू हुआ। कुषाणों, शकों और सातवाहनों ने अपने अपने सिक्के चलाए। कुषाणों के सोने के सिक्के तो रोम के सिक्कों से मुकाबला करते थे। व्यापारिक प्रगति के साथ साथ शानदार मंदिर और स्तूप भी बनने लगे। उपमहाद्वीप बटावा जरूर था, लेकिन व्यापार ने इसे दुनिया से जोड़ दिया था। बिल्कुल सही। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? आज के इस पूरी गहन चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि असली शक्ति हमेशा एक बड़ी सेना या विशाल भौगोलिक साम्राज्य होने में ही नहीं होती। शक्ति इस बात में है कि एक शासक अपनी जनता के साथ कैसा व्यवहार करता है। हमने देखा कि कैसे एक साम्राज्य जो शुरू में हत्या के डर और कठोर सजा के बल पर चल रहा था, वो कलिंग युद्ध के बाद करुणा और लोक कल्याण के साम्राज्य में बदल गया। अशोक ने अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए किया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को गहराई से विचार करना चाहिए। कैसा सवाल? एक तरफ चीन के सम्राट थे जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए पत्थर की दीवारें बना रहे थे, और दूसरी तरफ अशोक थे जो धम्म के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। सही बात है। तो सवाल ये है कि क्या अशोक की इस शांतिवादी नीति ने उनके विशाल साम्राज्य को बाद के विदेशी आक्रमणों के प्रति कमजोर कर दिया था, या फिर क्या अशोक ने सैन्य ताकत के बजाय एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत छोड़ी है जो किसी भी सैन्य विजय या पत्थर की दीवार से कहीं अधिक महान साबित हुई? ये सोचने वाली बात है कि आज के आधुनिक विश्व के नेताओं को किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, मजबूत दीवारों और हथियारों की, या फिर अशोक के उस धम्म की जो दिलों को जोड़ता है? ये इतिहास का एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की दुनिया को भी तलाशना है।